यस। सेवा जोहार, जय आदिवासी, जय मूल्यवासी और नमस्कार सभी साथियों को। आज हमारे समक्ष आप देख रहे हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से इंडिया के ग्रेट लीडर अक्सर कर हम जिन्हें फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सुनने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे विचार हम अमल भी करते हैं। तो साथियों, आज के इस शुभ अवसर बोले या आज का दिन आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक होने वाला है, क्योंकि हम ट्राइबल हैं और जो वीडियोस देख रहे हैं वो बहुत सारे साथी देखते हैं, लेकिन खासकर ट्राइबलों से लेकर हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानकारी है हमें उपलब्ध नहीं हो पाई थी। तो आज हम सर से जानेंगे और आप सर तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, प्रायः सभी लोग जानते हैं। तो सर से हम ये जानना चाहेंगे कि 5वीं अनुसूची पेशा कानून को लेकर और साथ में FRA फॉरेस्ट राइट को लेकर जो हमारे बहुत बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं और लगभग कुछ आंदोलनों में हम सफल हुए हैं, कुछ आंदोलन में हमारे साथी पत्थलगड़ी के माध्यम से जेल तक चले गए हैं। तो हमारे इस आंदोलन का किस नज़रिए से सर एक व्याख्या करना चाहेंगे और सर हमें ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि यार कैसे हम इस आंदोलन को लड़ें और सफल कैसे हो सकते हैं इसमें। जय सेवा। ये जो भारत भर में, जो भारत नहीं एक्चुअली गोंडवाना है, तो गोंडवाना में जो सारे आदिवासियों का जो आंदोलन चल रहा है वो एक सच्चाई का आंदोलन है, अधिकारों का आंदोलन है, न्याय का आंदोलन है। जल, ज़मीन, जंगल और संस्कृति और पहचान का सही मायने में मालिक बनने का आंदोलन है। वो आंदोलन मानव अधिकारों का आंदोलन है, इंडिजिनस राइट्स का आंदोलन है। और ये आंदोलन सफल करने के लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स की ज़रूरत है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। सर इसमें अगला चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा कि गोंडवाना भारत को लेकर जैसे हमने एक शब्द सुना, अचानक हमें लगा कि ग्रेट गोंडवाना की आपने लाइन बोला, तो आप ग्रेट गोंडवाना को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे या फिर हम लोग उसको बोलने की कोशिश करते हैं, मानने की कोशिश करते हैं? कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे लोगों के समझ में नहीं आता है कि हम इस भारत को, कुछ लोग आदिवासी भारत बोलते हैं, कुछ गोंडवाना लैंड बोलते हैं, और हम ग्रेट गोंडवाना की ये जो परिभाषा है इसको किस प्रकार से आप बताना चाहिए? देखो, भारत के पहले गोंडवाना था, क्योंकि आदिवासियों की जो महान सभ्यता है जो प्रकृति के आधार पर है, मानवता के आधार पर है, तो आदिवासी वो पहला इंसान है जिसने प्रकृति और मानवता को समझा। और ये सभ्यता जो है वो 50,000 साल पहले से भारत में थी। जो भारत नहीं, भारत के पहले गोंडवाना था। भारत ये नाम वेदों के आने के बाद शुरू हुआ 3,600 साल पहले, उसके पहले गोंडवाना था। और जब 2 साइंटिस्ट भारत में आए, एक एडविल विस है, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट है 1861 में, उसके बाद मेडलकॉट है, तो ये दोनों ने 1861 और 1891 में जब गोंडवाना लैंड जो जियोलॉजिकल कंसेप्ट है वो कई करोड़ों साल पहले, तब इंसान भी नहीं था, पर उसको जब नाम देने की बात आई तो उनको गोंडवाना कल्चर जो है वो याद आया और उन्होंने ये देखा कि सबसे प्राचीन यहाँ पर जो है वो गोंडवाना कल्चर था और इसलिए उन्होंने उसे गोंडवाना लैंड कहा। ये कोयामुरी द्वीप था, श्रृंगार द्वीप था, ये बेसिकली गोंडवाना है और इसलिए मैंने इसको गोंडवाना कहा, इंडिया दैट इज़ गोंडवाना। और ग्रेट गोंडवाना की संकल्पना जो है वो मानवता और प्रकृति के आधार पर है, विज्ञान और ज्ञान के आधार पर है, नीतियों के आधार पर है, तो इसलिए मैं इसे ग्रेट गोंडवाना कहता हूँ, लेकिन इंडिया दैट इज़ गोंडवाना ये अप्रोप्रिएट है। सेकंड चीज़ सर, ये हम लोग अक्सर कर नर्मदा नदी के किनारे हम लोग जाते हैं, पूछते हैं पुरखाओं को, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे कुछ ऐसे जीवाश्म मिले हैं और ज़्यादातर जो आदिवासी जो है, जो समुदाय है, यहाँ तक कि गौंड कम्युनिटी है, वो खासकर उस नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, उनके सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्तर मिलते हैं। तो आखिर कर ऐसा क्या है नर्मदा नदी के किनारे? देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सभ्यता है नदियों के किनारे, लेकिन नदियों के किनारे के पहले की जो सभ्यता है वो जंगलों में थी, वो गुफाओं में थी। और नर्मदा वैली या सतपुड़ा में जो हमको सभ्यता मिलती है वो शंभू माधव, जो 88 जो है शंभू माधव या शंभू शेख हुए, उनकी वो सभ्यता थी। और ये सभ्यता यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता के पहले से थी। और सेकंड चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा सर, 5वीं अनुसूची को लेकर हम लोग अभी गांव-गांव ग्राम सभा वगैरह गठित करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो ग्राम सभा के जो रूल्स होते हैं उस हिसाब से नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं पाए ग्राम सभा। और आगे की चीज़, कुछ लोगों ने ये कहा कि अगर 5वीं अनुसूची को अगर ज़मीनी स्तर पर आपको अमल करना है तो पारंपरिक ग्राम सभा और उसमें जो पारंपरिक निर्णय होते हैं, तो ये 5वीं अनुसूची का जो फार्मूला है, पेशा कानून जो है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि गवर्नर जो है वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेगा। अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या है
और उसका किस प्रकार से निर्णय रहेगा, वो एडवाइस करेगा। तो ये फार्मूला जो है इसमें काफ़ी उलझने में फंसे हुए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसको हम किस प्रकार से समझे, इसको थोड़ा सा डिफाइन। देखिए, एक तो पैसा जो एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, इसमें ग्राम सभा का प्रोविजन है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243A जो 9th पार्ट है संविधान का, जो 73rd अमेंडमेंट से आया 94 के बाद में, 1994 के बाद में, उसमें भी ग्राम सभाओं का प्रोविजन है। तो ग्राम सभाओं को ये पावर दिया गया है कि पैसा लॉ के अनुसार 5वीं अनुसूची के आने वाले सब्जेक्ट, या फॉरेस्ट राइट्स अधिनियम के अंदर के सब्जेक्ट्स, या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के अंदर के सब्जेक्ट्स, या भूमि अधिग्रहण के सब्जेक्ट्स, या संस्कृति को लेकर जो ट्राइबल कस्टमरी जो कोड्स थे उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है, तो इसमें ग्राम सभा को पावर दिए गए हैं। तो ग्राम सभा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और जैसे मान लीजिए कहीं भूमि अधिग्रहण का इशू है, तो ग्राम सभा ये डिसाइड कर सकती है कि वो भूमि देना है या नहीं देना है। अगर भूमि देना है तो फिर किस आधार पे देना है, कि भाई उसके एवज में हमें ज़मीन चाहिए, नौकरी चाहिए, या शेयर होल्डिंग चाहिए। तो ये जो है डिसाइड करने का राइट जो है वो ग्राम सभा को है। मान लीजिए आदिवासियों की कोई ज़मीन है, अगर वो मान लीजिए गलत ढंग से अगर गैर आदिवासियों ने ले ली, तो एसडीएम को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके साथ ग्राम सभा को भी कर सकते हैं, और ग्राम सभा उस पर निर्णय लेकर डिसाइड करके भी एसडीएम को दे सकती है। उसी तरह वन अधिकार अधिनियम है, उसमें जो 10 एकड़ ज़मीन मिलने का जो प्रावधान है, या बैम्बू का जो है जो बांस मिलने का प्रावधान है, तेंदुपत्ता है, महुआ फूल है, जो निस्तार पत्रक के अंदर के अधिकार है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने के जो राइट्स है वो ग्राम सभा के पास में। तो ग्राम सभा सबसे महत्वपूर्ण है। और केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर वाली सरकारी ग्राम सभा नहीं, किसी भी विषय पर वो गांव के आदिवासी ग्राम सभा कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। और ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बार बार बात आती है सर, कि यही है जो आदिवासियों का विकास के लिए कुछ एडवाइस दे सकती हैं। तो इसको हम कैसे समझें? देखिए, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल का प्रोविजन 5th शेड्यूल में भी है, 5वीं अनुसूची में, लेकिन वो गवर्नर पर बाइंडिंग नहीं है। और ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल अगर गवर्नर उसको नहीं मानते, तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल या विधानसभा को भी मिलकर ये अधिकार नहीं है कि वो गवर्नर को हटा सके। तो मैं समझता हूँ कि आदिवासियों की जो सलाहकार परिषद है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, उसके पावर लिमिटेड है, पर फिर भी गवर्नर को जो है उनको समझ कर लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। एक्चुअली ये सारा काम जो है करने के लिए संविधान में बड़े अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, जिसके 2 बिल में ऑलरेडी जो है वो बना के संसद को दिए 2018 में जो है वो। तो ये ऑलरेडी 2 बिल दिए हैं, जिसमें वास्तविकता में जल, जमीन, जंगल, संस्कृति का और पहचान का मालिक जो है वो बन सके। पर्टिकुलरली जो ज़मीन के नीचे जो मिनरल्स है, वो 70% मिनरल्स आदिवासी क्षेत्र में है भारत देश में, तो उसका 15-20% शेयर होल्डिंग राइट मिलना चाहिए आदिवासियों को। इसके लिए मैंने ये बिल बना के संसद को दिया है। अच्छा, ये शेयर होल्डर वाली बात हमें भी सुनने को मिली थी झारखंड में। हेमंत सोरेन जी के मुंह से सुना हमने, अंशुई के मैम के मुंह से सुना ये शेयर होल्डर। क्या इसी के बाद की प्रोसेस थी जो आपने बिल प्रस्तुत किया था? देखिए, ये 26 जनवरी को मैंने पैसा रूल्स, एक तो मेरा ये बिल है 2018 का, ये संसद को दिया है। उसके बाद मैंने 11 राज्यों के गवर्नर्स को और मुख्यमंत्रियों को ये दिया पैसा रूल्स के ऊपर में। सर, हमारे एमपी का भी है क्या? एमपी में भी दिया है, और एमपी में भी देने के बाद शिवराज सिंह चौहान जी ने फिर पैसा नियमों की बात की। अनुसुईया उइके जी जो गवर्नर है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने कहा कि शेयर होल्डिंग राइट होना चाहिए। हेमंत सोरेन जी भी कह रहे हैं। ये सारे मेरे पिटीशन के बाद ही शुरू हुआ है। और हमने ये भी अभी पढ़ा शिवराज सिंह चौहान जी का कि जो ग्राम सभा को वनों का संरक्षण और उसका ये सब जिम्मेदारी है ग्राम सभा को सौंपेंगे, आप ही के बिल के बाद में आया था ये हुआ। और मेरा ये कहना है कि भाई ये जो 70% जो खनिज संपदा है, जिसकी जो आदिवासी क्षेत्रों में है, जिसकी वैल्यू 1000 लाख करोड़ होता है जी, तो इस 1000 लाख करोड़ में कम से कम 20-25% जो है शेयर होल्डिंग या आदिवासियों को मिलना चाहिए। इसके लिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। माइंस एंड मिनरल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 और डीएमएफ रूल्स में अमेंडमेंट होना चाहिए। ये मैंने मेरे बिल में भी दिया और पिटीशन जो दिया है अभी 26 जनवरी को उसमें भी। जी जी। और नेक्स्ट चीज़ हम ये पूछना चाहेंगे सर, ये सारी चीज़ें जो है क्या हम बिना पॉलिटिक्स के या फिर अपने लोगों के बीच में बैठ के ग्राम सभा के माध्यम से ये नियम कानून जो हम बनाएंगे, क्या वो इफेक्ट करेंगे या फिर ये क्या फार्मूला है? ये देखिए, ग्राम सभा पैसा रूल्स अगर बन जाते हैं ना, पैसा नियम बन जाते हैं, पैसा अधिनियम के आधार पे पैसा नियम बनने की जरूरत है, उसी के लिए मैंने पिटीशन किया। तो ये क्लियर हो जाएगा ग्राम सभा के अधिकार क्या है।
ग्राम सभा कौन कौन से तरह के प्रस्ताव कर सकती है, जी। उसका क्रियान्वयन कैसा होना चाहिए, सरकार पर अधिकारियों पर कैसे वो बाइंडिंग हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर सही में जल जमीन जंगल का मालिक बनाना है संस्कृति और पहचान का, तो संविधान में इसमें अमेंडमेंट लगेगा जो बिल्स मैंने दिए। तो ग्राम सभा अभी भी रूल्स के हिसाब से बहुत काम तो कर पाएगी, पर पूरी तरह अगर जल जमीन जंगल का संस्कृति और पहचान का मालिक आदिवासी को बनाना है जो वो वास्तव में है, तो संविधान में संशोधन की जरूरत है। अब संविधान में संशोधन तो सर पार्लियामेंट में ही होगा, क्या आदिवासियों को वहां तक भी पहुंचना पड़ेगा? बगैर पार्लियामेंट में जाए हमारे जो दूसरे पीढ़ी के अधिकार हैं, इंडिजिनस राइट्स है, मानव अधिकार है, या ट्राइबल कोड की जो बात है, जो ये बात हो रही है कि धर्म के अलावा आदिवासियों की संस्कृति का एक कोड होना चाहिए, ये जो तमाम बातें हैं, या ग्राम सभा के वाइड पावर्स की बात है, या शेयर होल्डिंग राइट्स की बातें हैं, ये जो तमाम चीज़ें मैं कह रहा हूँ वो काम होने के लिए, ट्राइबल स्टेट्स है, भील प्रदेश की बात है, या जैसे छत्तीसगढ़ को, तेलंगाना को, महाराष्ट्र को मिलाओ तो एक आदिवासी राज्य और बन जाता है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो करने में दिक्कत आएगी। उसके लिए संसद जाना ये फाइनल रास्ता है, क्योंकि आदिवासियों की समस्या ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय भी है, और इसलिए रूल ऑफ लॉ से ही काम करना पड़ेगा, पार्लियामेंट जाकर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी ये काम होगा। अब ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हम बार बार सुनते हैं हमारे लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ है। सर, संयुक्त राष्ट्र संघ और आदिवासियों के बीच में क्या संबंध रहा है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे बड़ी बात जो की है, एक तो पहले ILO कन्वेंशन 107 जो 1959 में आया, फिर ILO कन्वेंशन 169 जो 1989 में आया, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 1994 में, और उसके बाद 2007 में जो सेकंड डिक्लेरेशन है। इसमें ये जो बार बार मैं 5 चीजें कह रहा हूँ, जल जमीन जंगल, संस्कृति और स्वयं पहचान, इसके जो वास्तविक अधिकार है, वो वास्तविक अधिकार ये आदिवासियों के इंडिजिनस राइट्स है, ये ह्यूमन राइट्स है, ये सेटल करने का काम इंटरनेशनल लॉ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। और उसके वजह से अभी दुनिया के लगभग जो है वो 25-30 देशों में ये अधिकार उनके संविधानों और कानूनों में आए हैं, और ये एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप है जो दुनिया में हुआ है। अब ये छोटा नागपुर वाला और ये संथाल परगना, ये ऐसा कानून कमजोर है, इस प्रकार की बात बोलते हैं, क्या है? पेशा कानून में भी संशोधन के बहुत सारे जो है वो प्रावधानों की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पेशा कानून में अगर पेशा कानून का क्रियान्वयन कोई अगर ना करे तो उसमें कोई फाइन का प्रोविजन नहीं है। बिल्कुल। पेशा कानून में रिपेरेशन, कॉम्पनसेशन जैसे जो ह्यूमन राइट्स की कंसेप्ट है उसका प्रावधान नहीं है। भाई, ग्राम सभा के एक्चुअल पावर्स क्या होना चाहिए, उसका क्रियान्वयन कैसा होना चाहिए, इसका प्रोविजन जो है वो पेशा कानून में नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर पेशा कानून को और ज़्यादा अमेंड करने की ज़रूरत है, उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, जिसके कुछ प्रावधान CNT एक्ट 1908 और SPT एक्ट 1949 में झारखंड के मिलते हैं कुछ प्रावधान, लेकिन मानव अधिकारों के प्रावधान उससे ज़्यादा एडवांस्ड है। सर, आदिवासियों की शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कैसे बदलाव होना चाहिए? अभी हम लोग जो है जो पढ़ते हैं लगभग हिंदी किताब में ही हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम एक्सपर्ट नहीं हैं, तो हमें इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे शिक्षा को लेकर? देखिए, एक तो ट्राइबल लैंग्वेजेस 8वीं अनुसूची में आना चाहिए। जैसे गोंडी है, गोंडी 40 लाख से ऊपर लोग बोलते हैं देश में। भीली जो है 90 लाख से ऊपर लोग बोलते हैं, लेकिन 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो पहले तो ये भाषा 8वीं अनुसूची में आना चाहिए। और ट्राइबल क्षेत्रों में ट्राइबल लैंग्वेजेस में भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, यानी केवल हिंदी में नहीं, या जैसे मराठी या दूसरी तेलुगु में नहीं, ट्राइबल लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन मेरा तो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण बात है, जो भी भारत के लोग हैं और ट्राइबल से पर्टिकुलर, उनको इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इंग्लिश में ही जो है ज्ञान विज्ञान का नॉलेज है, इकोनॉमिक्स का नॉलेज है, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो है कोर्ट्स के कामकाज का, लॉ मेकिंग का सारा जो नॉलेज है वो इंग्लिश में है। इसलिए इंग्लिश ये फर्स्ट लैंग्वेज होना चाहिए, और ऑफकोर्स साथ में ट्राइबल लैंग्वेजेस और रीजनल लैंग्वेजेस को पढ़ाया जाना चाहिए। और अगला सर, आपने अपना पार्टी भी बनाया है, उसको लेकर भी आप ट्राइबलों को लेकर हमने देखा है काफ़ी कार्यक्रमों में आप जाते हैं, तो जैसे कि आप अभी बताएं आपने कि पॉलिटिकल में हम जब तक उतरेंगे नहीं तब तक जो 5वीं अनुसूची है इसको लेकर जो और अमेंडमेंट होना चाहिए, जबकि 5वीं अनुसूची जो पहले थी 1935 के संविधान की भी बात करते हैं, तो सर 1935 के संविधान में आदिवासियों का अधिकार और अभी वर्तमान जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसमें उसमें किस प्रकार से क्या डिफरेंस है? देखिए, चाहे आप देखिए, पहले तो शेड्यूल्ड एरियाज बने 1874 में जी, और ये बात हमको ध्यान रखना है कि अगर अंग्रेज सरकार नहीं होती तो आदिवासियों के जो अधिकार हैं
वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए बाद में वो नहीं आते थे, पहली बात। दूसरी बात हमको ध्यान में रखना है कि जयपाल सिंह मुंडा ये यदि नहीं होते और साथ में ठक्कर बाबा और बरडोली जो 2 कमिटीज बनी थी ट्राइब्स की संविधान बनते वक्त, ये नहीं होते तो जो अभी हमारे संविधान में वो भी नहीं होता। तो पहला तो अंग्रेज सरकार का इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोल जयपाल सिंह जी का आ जाता है और ठक्कर बाबा और बरदोली जी का आ जाता है। तो 35 के एक्ट से थोड़ा ज़्यादा जो है वो 5वीं अनुसूची को और 6वीं अनुसूची को, जो ट्राइबल 2 कमेटी थी जिसके एक के अध्यक्ष थे ठक्कर बाबा, दूसरे के बरडोली जी, उनके रिकमेंडेशन पे 2 बातें लाई गई। लेकिन संविधान में एबोरिजिनल ट्राइब जो वर्ड नहीं लिखा गया, यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। सर उसमें ये भी बोला जाता है कि आदिवासी शब्द का कुछ लोग विरोध कर रहे थे। एबोरिजिनल जो शब्द है इसके लिए जयपाल सिंह मुंडा और जो ठक्कर बाबा का हम नाम लेते हैं, उन्होंने एबोरिजिनल जोड़ने के लिए अपनी तरफ से प्रोसेस किया था। देखिए, आपको भारत के कई कानूनों में एबोरिजिनल वर्ड मिलेगा। कनाडा का संविधान और जो न्यूजीलैंड का संविधान है वो भी ब्रिटिश कॉलोनी थी, वो भी कॉमनवेल्थ था, उसमें आपको मिलेगा। और भारत के कई कानूनों में ये मिलेगा। और जयपाल सिंह जी की जो ये सोच थी वो बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो आदिवासी तो है ही ना, मूल निवासी। और जयपाल सिंह जी की सोच कैसे सही थी ये यूनाइटेड नेशंस ने प्रूव कर दिया, कि यूनाइटेड नेशंस तो उनको एबोरिजिनल या इंडिजिनस बोल ही रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 49 में अगर ये दिसंबर 48 में यदि ये सेटल हो जाता तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होता था। मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जो एबोरिजिनल ट्राइब नहीं लिखा गया। और एबोरिजिनल ट्राइब का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आदिवासी होता है, इंडिजिनस पीपल होता है, वो होना चाहिए था। और लास्ट हम यही कहना चाहेंगे सर कि हम युवाओं को आप क्या मार्गदर्शन देंगे इन फ्यूचर? नहीं, युवाओं से मैं यही कहूँगा कि वो पढ़े लिखे और अच्छा व्यवसाय करे, अच्छा बिजनेस करे, अच्छे सर्विसेज में जाए। और जो लोग जो है आदिवासी समाज के लिए और पूरे देश के लिए अच्छा काम करें, और पढ़ाई लिखाई करके पार्लियामेंट और असेंबली जाना ज़रूरी है। क्योंकि जब संविधान में ये लिमिट दी है कि 25 साल में जो है कोई भी MP बन सकता है, और फिर 21-22 साल में अगर कोई कलेक्टर बन सकता है, तो 25 साल में सांसद क्यों नहीं, विधायक क्यों नहीं। तो ये काम यदि युवा जाकर पढ़ाई लिखाई कर अगर संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, और वहाँ जाकर ये ह्यूमन राइट्स और जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉज है, वेरियस पॉलिसीज़ हैं, उस पर यदि काम करते हैं तो देश में जल्दी जो है वो बदलाव आएगा, देश हमारा जल्दी आगे जाएगा, और जितनी भी समस्या है वो बहुत कम समय में सॉल्व हो सकती है। जी, अभी बहुत सारे हमारे ऐसे ट्राइब्स यंग हमारे कुछ फ्रेंड लोग हैं जो कि बहुत सारी नॉलेजों से और बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं उनको जो है एक गाइडलाइन की और एक मार्गदर्शक की लगभग आवश्यकता रहती है। क्या आप हमें इस प्रकार से कुछ चीज़ें हैं जो हम नेशनल और इंटरनेशनल लॉ भी हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि 46 से ज़्यादा आर्टिकल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें प्रोवाइड किया है। तो बहुत सारी चीज़ हमें समझ में नहीं आती, उलझ जाते हैं, और उसको लेकर जो इंटरनेशनल लॉ को लेकर किसी से भी हम पूछते हैं तो वो उतना क्लेरिफिकेशन जो है, जो अच्छे तरीके से विस्तार से समझाना उदाहरण से वो नहीं समझा पाता। तो इसकी हमें आपकी दर्शन की आवश्यकता रहेगी, एडवाइस। मैं हरदम आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। मेरा जीवन मैंने मानवता के लिए दिया है, देश के लोगों के लिए दिया है, और विशेषतः आदिवासी समाज के लिए दिया है। तो मैं हमेशा जो है आपके लिए अवेलेबल हूँ। बस आपको मेरा शेड्यूल मैच करना है, मैं आपको किसी भी विषय पर गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और अध्ययनरत लीडर हूँ। देश और दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे मालूम नहीं है, तो इसलिए मैं कभी भी आपको बता सकता हूँ चीज़ें। सर नाम बताना। अभी नाम पूछेंगे, विजय मानकर राष्ट्रीय अध्यक्ष API। जोहार, जय सेवा, मोदवेड़ची गुंडवाना। सेवा जोहार। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोशिश करें कि जो सर ने हमें बताया उसको हम अमल करेंगे। तो आज 22 अक्टूबर को हम इस वक्त सावनेर में हैं, और आज का दिन हमारे लिए यादगार दिन रहेगा और लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंजिंग पॉइंट भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अभी हम सर से दोपहर में बैठे हैं, 3 से 4-5 घंटे का हमारा समय यहाँ पर बीता। उसमें बहुत सारे सवाल और उनके जवाब हमने लिया, और मिल के कुछ नए तरीके से हम काम करेंगे। सेवा